जय हिंद साथियों, जेबीआर फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, अपना जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोइंग प्लांट्स या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, इस चैप्टर के अंदर अपन ने पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। तो पुष्प की संरचना वाला जो पोर्शन था वो तो पूरा हो गया, आज उससे आगे बात करेंगे। देखिए, यदि इस चैप्टर की बात करें तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अपना जो चैप्टर है इसमें अपन दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो पुष्प के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो पुष्प वाला जो पोर्शन है वो लगभग अपना पूरा हो गया था। तो आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या अपन बात करें तो लैंगिक जनन संबंधी घटनाएं। देखिए, यदि लैंगिक जनन संबंधी घटनाओं की बात करें ना तो लैंगिक जनन के अंदर मुख्य चीज होती है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब निषेचन होगा ना तो उसमें नर और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। अब जब निषेचन हो रहा है तो निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई, निषेचन हो गया तो उस समय क्या हो रहा है, अब निषेचन होने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो लैंगिक जनन संबंधी घटनाएं तीन प्रकार की हो गई। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीन टाइप हो गए, थ्री टाइप हो गए। कौन कौन से भी? एक तो निषेचन पूर्व घटनाएं, एक निषेचन के समय कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, और एक हो जाएगा निषेचन पश्च घटनाएं। तो यदि अपन लैंगिक जनन संबंधी घटनाओं की बात करें तो ये आपके तीन प्रकार की होती है। पहली हो जाएगी आपके, ये तीन प्रकार की हो जाएगी। यदि पहली घटना की बात करें ना तो पहली घटना होगी निषेचन पूर्व घटनाएं। पहली घटना हो जाएगी निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरी यदि अपन बात करें तो निषेचन हो जाएगा, और जब निषेचन हो जाएगा ना तो उसके बाद जितनी भी घटनाएं होगी उन सभी घटनाओं को कहा जाता है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। लैंगिक जनन संबंधी तीन घटनाएं हो गई, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन के समय होने वाली घटनाएं और निषेचन पश्च घटनाएं। अब देखिए, यदि निषेचन पूर्व घटनाएं की बात करें तो निषेचन से पहले क्या होगा भी, जो नर है उसके द्वारा नर युग्मक बनेगा, मादा जो है उसके द्वारा मादा युग्मक बनेगा, और जब दोनों युग्मक आपस में मिल जाएंगे ना तो निषेचन होगा। तो निषेचन से पहले क्या होगा भी, नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, और जब नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहली घटना जो है वो है आपके युग्मक जनन। पहली घटना कौन सी हो जाएगी इसमें? युग्मक जनन। ठीक है जी। दूसरा यदि अपन बात करें ना, अब मान के चलो युग्मक जनन हो गया है, ठीक है जी, युग्मक जनन को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। हाँ भाई, युग्मक जनन को कहा जाता है, युग्मक जनन को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब देखो, जब युग्मक जनन हो गया है, युग्मक का निर्माण हो गया, नर के द्वारा नर युग्मक बना, मादा के द्वारा मादा युग्मक बना। अब जब युग्मक का निर्माण हो गया तो क्या होगा भाई, उसके बाद नर और मादा युग्मक जो है वो आपस में मिलेंगे। मिलने के लिए नर युग्मक जो है मादा युग्मक के पास जाएगा। तो दूसरी घटना होती है युग्मकों का स्थानांतरण। नर युग्मक मादा युग्मक के पास किस प्रकार से पहुंचता है भाई? पहली सिचुएशन क्या है, नर और मादा युग्मक बनेंगे, युग्मकों का निर्माण होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है युग्मक निर्माण या गैमेटोजेनेसिस। अब जब युग्मकों का निर्माण हो गया तो फिर निषेचन तो होगा ही नहीं। निषेचन कब होगा? जब ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच जाएगा, पहुंचेगा तो दोनों मिल जाएंगे, और मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो दूसरी घटना कौन सी होती है भी?
नर युग्मक मादा युग्मक के पास किस प्रकार से पहुंचता है, उसे कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण या इसे कहा जाता है गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, दूसरी घटना कौन सी हो जाएगी, युग्मक स्थानांतरण या इसे कहा जाता है गैमेट ट्रांसफर, कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचता है, कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। दूसरी यदि बात करें तो निषेचन की। अब निषेचन की बात करें, देखो सबसे पहले युग्मक का निर्माण हुआ, उस प्रोसेस को युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब जब युग्मक बन गए ना, तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगा, तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। अब जब नर और मादा युग्मक पास पास में आ गए हैं, मिल गए हैं, तो मिलते ही क्या हो गया, अभी निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला तो हो सकता है आंतरिक निषेचन। अरे आंतरिक निषेचन, यदि निषेचन की बात करें तो ये भी दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है आंतरिक निषेचन, निषेचन, और दूसरा कौन सा हो सकता है भी, बाह्य निषेचन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो कहने का मतलब है निषेचन भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है यदि नर और मादा युग्मक दोनों शरीर के अंदर मिल रहे हैं तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और नर और मादा युग्मक यदि शरीर से बाहर मिल रहे हैं, जैसे मेढक के अंदर होगा, यदि मेढक को देखते हैं तो नर मेढक और मादा मेढक दोनों अपने अपने जो गैमेट होते हैं, युग्मक होते हैं, वो जल के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं, और जल के अंदर जब वो बाहर मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब यहां पर क्या हो रहा है भी, नर और मादा दोनों युग्मक जो है ना शरीर से बाहर मिल रहे हैं, और जब शरीर से बाहर मिलते हैं तो उसे बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है जी, आगे देखो। अब निषेचन हो गया, चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद जितनी भी घटनाएं होगी उस घटनाओं को कहा जाता है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं कौन कौन सी होती है भाई, पहली घटना हो जाएगी युग्मनज, या जैसे अपन बोलते हैं जाइगोट का निर्माण। जाइगोट का निर्माण। अब जब जाइगोट का निर्माण हो जाएगा तो दूसरी एक और घटना होगी, इस जाइगोट से बनेगा भ्रूण, और जाइगोट से भ्रूण बनने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है भ्रूणोद्भवन, या इसे कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, दो प्रकार की घटना हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है भी, या तो होगा जैसे ही निषेचन हो गया, चाहे इंटरनल निषेचन हो चाहे एक्सटर्नल निषेचन हो, यदि दोनों युग्मक आपस में मिल गए तो मिलने के पश्चात उसमें कोशिका विभाजन होगा, और जब उसके अंदर कोशिका विभाजन होता है तो एक नई संरचना बनती है, उसे कहा जाता है युग्मनज या जाइगोट। तो निषेचन के पश्चात घटनाएं की बात करें, फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाओं की बात करें, तो सबसे पहले युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो पहली घटना हो जाएगी इसमें युग्मनज या जाइगोट का निर्माण, और जब जाइगोट का निर्माण हो जाएगा तो उस जाइगोट के अंदर जब कोशिका विभाजन होता है तो एक भ्रूण बनता है, और जाइगोट से भ्रूण बनने का जो प्रोसेस है उसे भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, और युग्मनज से यदि जाइगोट बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा,
सॉरी युग्मनज से यदि भ्रूण बन जाएगा तो उस प्रोसेस को भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये अपने हो गई इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन संबंधी घटनाएं। अब देखिए, तो मैं आपको एक एक करके सबके बारे में थोड़ा बहुत लिखवा देता हूं, है ना। देखिए, लैंगिक जनन संबंधी घटनाओं की बात करें तो पहली घटना कौन सी थी भी? पहली अपनी थी युग्मक जनन। युग्मक जनन, इस युग्मक जनन का क्या मतलब होता है भाई? युग्मक जनन का मतलब होता है नर व मादा युग्मकों का बनना। बनना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। दूसरी घटना की बात करें तो दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण का क्या मतलब है? नर युग्मक नर युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचता है? उसे कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है जी। तीसरा क्या हो जाएगा भाई? अपन ने जो तीसरी घटना पढ़ी ना, तीसरा अपन ने पढ़ा निषेचन। निषेचन का क्या मतलब होता है भाई? निषेचन का मतलब होता है नर व मादा युग्मक का मिलना। मिलना क्या कहलाता है भाई? निषेचन कहलाता है। अगली यदि बात करें चौथी घटना की, चौथा अपन ने पढ़ा बाह्य निषेचन, और पांचवा अपन ने पढ़ा आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन की बात करें तो युग्मक या युग्मकों का शरीर से बाहर मिलना। शरीर से बाहर मिलना क्या कहलाता है भाई? बाह्य निषेचन कहलाता है। और आंतरिक निषेचन का मतलब हो जाएगा युग्मकों का शरीर के अंदर मिलना। अरे शरीर के अंदर मिलेंगे तो उसे क्या बोलोगे भाई? उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। इसके अलावा देखो, ये तो निषेचन होगा, और निषेचन के बाद दो घटनाएं पड़ी, कौन कौन सी भी? एक तो छठी घटना हो जाएगी जाइगोट का निर्माण, और सातवीं घटना हो जाएगी भ्रूणोद्भवन, या इसे कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए, इसका मतलब क्या होता है भी? जाइगोट का निर्माण का मतलब है जो निषेचन होता है ना, तो निषेचन के अंदर नर और मादा युग्मक दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद संलयित हो जाते हैं और एक नई संरचना बनती है, उसे कहा जाता है जाइगोट। तो जाइगोट का निर्माण कैसे होगा भी? युग्मकों का संलयन। अरे युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। और एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भवन का मतलब है कि भाई सीधी सी बात है कि ये युग्मनज है, इस युग्मनज से यदि भ्रूण बन गया तो इसे क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका मतलब है युग्मनज या जाइगोट से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया।
भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया जो है, इसी प्रक्रिया को भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए, यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से इसको ले सकते हो। अगला जो अपना टॉपिक है उसका नाम है पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी तथा पराग कण। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी और पराग कण। पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी एवं पराग कण। अगला जो अपना टॉपिक है उसका नाम है पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी और पराग कण। देखिए, सबसे पहले यदि अपन पुंकेसर की बात करें, अरे यदि पुंकेसर की बात करें ना कि पुंकेसर कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो देखिए यदि अपन पुंकेसर को देखें तो पुंकेसर अपने को कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये जो है कुछ इस प्रकार का पुंकेसर होता है। अब इस पुंकेसर के अंदर ये जो फूला हुआ भाग है इसे कहा जाता है परागकोश, और ये जो पतली धागेनुमा संरचना है इसे कहा जाता है पूतंतु। तो पुंकेसर के अंदर मुख्यतः दो संरचनाएं होती हैं। तो अपन कह सकते हैं पुंकेसर जो है इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं भाई। कौन कौन से? एक तो होता है परागकोश और दूसरा कौन सा होता है भाई? पूतंतु। परागकोश और पूतंतु। अब यदि इस परागकोश की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर के अंदर दो भाग पाए जाते हैं। एक तो परागकोश, परागकोश का मतलब है जो बड़ी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है इसे परागकोश कहा जाता है। और पतली धागेनुमा संरचना होती है जो पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे पूतंतु कहा जाता है। देखिए, पुंकेसर की बात करें तो पहली बात तो यही है कि जो पुंकेसर है ना वो पुष्प का नर जननांग है। अरे पुंकेसर क्या है भाई? पुष्प का नर जननांग है जिसके दो भाग होते हैं, परागकोश और पूतंतु। यदि परागकोश की अपन बात करें तो परागकोश की बात करें तो पहली बात है ये थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना होती है। कार्य क्या होता है भी इसका? तो जो पराग कण है ना, पराग कणों का निर्माण करती है। पराग कणों का निर्माण कौन करता है भी? निर्माण परागकोश करता है ना, पराग कणों का निर्माण करता है। अगला यदि इस पूतंतु की बात करें तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं यह पतली या अपन कह सकते हैं धागेनुमा संरचना होती है। पतली या धागेनुमा संरचना होती है। अरे इसका कार्य क्या होता है भी? इसका एक ही कार्य है, जो ये वाला परागकोश है इसको यहां पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती है। तो अपन कह सकते हैं भी यह परागकोश को पुष्पासन से जोड़ता है। ये हो गया इसका कार्य। तो पुंकेसर की बात करें तो सीधी सी बात है, पुंकेसर नर जननांग होता है। और दूसरा अपन बात करें तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश जो बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है और पराग कणों का निर्माण करती है। और पूतंतु की बात करें तो पतली धागेनुमा संरचना होती है जो परागकोश को पुंकेसर से जोड़ने का कार्य करती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी यदि लेना चाहो तो। अगला देखो भी, इसके बाद यदि अपन बात करें तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना।
अगले टॉपिक की यदि बात करें तो अगला टॉपिक जो है वो है अपना पराग कोश की संरचना। अब देखिए भी अपन जो है सबसे पहले अपन ने पढ़ा पुष्प के बारे में कि भाई पुष्प क्या है, पौधे का मुख्य जननांग पुष्प। पुष्प की संरचना के अंदर अपन ने पढ़ा पुंकेसर। अब पुंकेसर की संरचना पढ़ी तो वहां पर पढ़ा पराग कोश, तो अब पढ़ेंगे पराग कोश की संरचना। अरे जब पराग कोश की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे पराग कण बनते हैं, तो फिर पढ़ेंगे पराग कण की संरचना, है ना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अब पराग कोश की संरचना की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि भाई यदि किसी पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो उसके अंदर अपने को दो चीजें दिखाई देती है, एक तो पराग भित्तियां और दूसरा दिखाई देता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। भाई किसी भी पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो दो चीजें दिखती हैं, एक तो पराग भित्तियां और दूसरा अपने को क्या दिखेगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अनुप्रस्थ काट का मतलब है जब किसी पराग कोश को ऐसे लंबा लंबा काटेंगे तो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। भाई किसी भी मूली की बात करें तो मूली को लंबा लंबा काटो तो अनुप्रस्थ काट, और मूली अरे मतलब पराग कोश को अपन क्षैतिज रेखा में काटेंगे तो उसे अनुप्रस्थ काट कहा जाता है, गोल गोल काटना। यदि किसी मूली को गोल गोल काटते हैं तो कौन सा काट, अनुप्रस्थ काट। यदि मूली को लंबा लंबा काटते हैं तो कौन सा काट, लैंगिक युगिनल काट, या उसे कहा जाता है उदग्र काट। तो सीधी सी बात है कि यदि पराग कोश को ऐसे गोल गोल काटेंगे तो उसे कहा जाता है पराग कोश का अनुप्रस्थ काट, और यदि पराग कोश को ऐसे लंबा लंबा काटते हैं तो उसे कहा जाता है पराग कोश का उदग्र काट। तो यदि अपन पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को लेते हैं ना, अरे यदि पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को लेते हैं, जब पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो अपने को दो चीजें दिखती हैं, एक तो दिखती हैं पराग भित्तियां और दूसरा अपने को क्या दिखती हैं भी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यदि अपन पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो अपने को दो चीजें दिखाई देती हैं, एक तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका और दूसरा अपने को दिखती हैं पराग भित्तियां। ठीक है जी, चलिए अभी इसका एक डायग्राम बनाते हैं कि पराग कोश जो है वो कैसे दिखता है। ठीक है जी, देखिए सीधी सी बात है कि ये जो अपना पराग कोश है, पराग कोश की बात करें तो यदि इस पराग कोश की बात करें तो अपना जो पराग कोश है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब क्या हुआ कि जब इस पराग, देखो ये नीचे पूतंतु होता है और ऊपर पराग कोश होता है। अब किसी पराग कोश को ऐसे अनुप्रस्थ काट लिया, गोल गोल काटा, तो ऊपर से अपने को कुछ इस प्रकार का दिखता है। और ये पराग कोश के अंदर ऐसी चार पालियां दिखती हैं। इस चारों पालियों को क्या कहा जाता है भाई, इस चारों पालियों को कहा जाता है लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एक पराग कोश के अंदर कितनी लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं भी, चार लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। कहने का मतलब है ये जो पराग कोश है ना, इस पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो पराग कोश इस प्रकार का दिखता है, और इसके अंदर अपने को ऐसी चार तो परतें दिखेगी, तीन परतें मतलब अपन कह सकते हैं एक तो अपने को परतें दिखती हैं और एक दिखता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है जी, अब इस डायग्राम को अपन खोल के बनाते हैं इस वाले को। यदि इस डायग्राम को खोलें तो अपने को जो पराग कोश है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पराग कोश को जब अपन खोलेंगे ना भाई, सीधी सी बात है, अभी हमने एक डायग्राम बना के देखा था, उसका जो अनुप्रस्थ काट है अपने को कुछ ऐसा दिखेगा।
बीच के अंदर अपन कह सकते हैं यहां पर पाया जाता है संयोजी ऊतक। ये संयोजी ऊतक क्या कार्य करता है भाई? संयोजी ऊतक पूरे परागकोश को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है जी। अब देखो, अब ये जो परागकोश है, जब अपन ने किसी परागकोश को लिया तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब इस परागकोश की बात करें तो इसके बाहर, सबसे बाहर की और ये जो परत पाई जाती है ना, अरे ये सबसे बाहर की और जो परत पाई जाती है ना, इस बाहरी परत को क्या कहा जाता है भाई? इस बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। इस बाहरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस, या इसे कहा जाता है बाह्य त्वचा या बाह्य परत कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये जो बाहरी परत है ना, इस बाहरी परत के अंदर एक और परत पाई जाती है। ये लो भाई, ये बाहरी परत के अंदर एक और परत पाई जाती है। इस परत को क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है एंडोडर्मिस। अरे इस परत को क्या कहा जाता है रे? इसे कहा जाता है एंडोडर्मिस, या इसे कहा जाता है अंतस्थीसियम। इसे कहा जाता है अंतस्थीसियम। इसे कहा जाता है भी अंतस्थीसियम। ठीक है, अंतस्थीसियम कहा जाता है, या इसे कहा जाता है आंतरिक परत, है ना, आंतरिक परत। और सीधी सी बात है कि ये जो परागकोश है, इस परागकोश के सबसे बाहरी त्वचा को बाह्य त्वचा कहा जाता है या एंडोडर्मिस कहा जाता है। अंदर वाली जो भीतरी त्वचा होती है उसे अंतस्थीसियम या एंडोडर्मिस कहा जाता है, तो सॉरी अंतस्थीसियम या आंतरिक त्वचा कहा जाता है। इसके अंदर 2 से 3 और परतें पाई जाती है। इसके अंदर जो है ऐसे 2 से 3 और परतें पाई जाती है। इन परतों को क्या कहा जाता है भाई? इन परतों को कहा जाता है मिडल लेयर। इन परतों को कहा जाता है मिडल लेयर कहा जाता है, या ऐसे हिंदी में बोले तो मध्य परत। इसे मिडल लेयर या मध्य परत कहा जाता है। ठीक है जी। और मध्य परत के अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। मध्य परत के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ये जो संरचना पाई जाती है इसे कहा जाता है टैपीटर्म। और टैपीटर्म के अंदर जो कोशिका पाई जाती है इसे कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसे कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसे कहा जाता है स्पोरोजेनस टिश्यू। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसे कहा जाता है स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यही है, यदि किसी परागकोश के अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो 4 चीजें दिखाई देती है भी। सबसे बाहरी त्वचा को बाह्य त्वचा, उसके अंदर वाली को अंतस्थीसियम, उसके अंदर 2 से 3 परतें पाई जाती हैं जिसे मिडिल लेयर कहा जाता है। उसके अंदर जो ये वाली संरचनाएं पाई जाती हैं इसे टैपीटर्म, और टैपीटर्म के अंदर जो संरचना पाई जाती है इसे क्या कहा जाता है भी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या स्पोरोजेनस टिश्यू कहा जाता है। तो यदि परागकोश को ऐसे गोल गोल काटते हैं ना तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये जो चारों के अंदर सेम का सेम प्रोसेस होता है, इस एक संरचना को कहा जाता है लघु बीजाणु धानी। अरे इस एक संरचना को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। तो एक परागकोश के अंदर 1 2 3 और 4 कितनी लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है भाई? 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। ठीक है जी। इस प्रकार से परागकोश की संरचना अपने को देखने को मिलती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका भी ले सकते हो। चलिए अगला देखो भी, यदि परागकोश की संरचना की बात करें ना, अरे परागकोश की यदि अपन ने संरचना देखी है ना तो इस परागकोश की संरचना के अंदर अपन ने क्या देखा भी? यदि परागकोश के अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो अपने को कितनी चीजें दिखाई देती हैं भाई? अपने को 4 चीजें दिखाई देती हैं।
कौन कौन सी भी? यदि पराग कोश की संरचना में इसके अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो अपने को दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो दिखाई देगी पराग भित्तियां, और दूसरा क्या दिखेगा भी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है जी। अब देखिए, यदि पराग भित्तियों की बात करें तो अपन ने कहा भी पराग भित्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। सबसे बाहरी त्वचा को कहा जाता है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। उसके अंदर वाली त्वचा को कहा जाता है अंतस्थीसियम या आंतरिक परत। उसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसे कहा जाता है मध्य परत। मध्य परत। और उसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसे कहा जाता है टेपिटर्म। और सबसे उसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है, उत्तक पाए जाते हैं, उसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा परागकोश के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी को यदि देखें तो एनसीईआरटी के अंदर परागकोश का एक और चित्र दिया गया है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, है ना। चलिए देखो, एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस प्रकार का एक और चित्र दिया गया है। ये सबसे बाहरी परत, इसके अंदर जो परत पाई जाती है भाई, ये तो बाहरी परत हो गई, ये अंदर वाली आंतरिक परत। इस आंतरिक परत के अंदर जो है 2 से 3 परतें कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। ये जो 2 से 3 परतें पाई जाती हैं इसे कहा जाता है मिडल लेयर। और मिडल लेयर के अंदर यदि आप देखोगे उसके अंदर कुछ आपको इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं जिसके अंदर ये केंद्रक वगैरह पाए जाते हैं। तो देखो, यदि एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया गया है, यदि आप देखो, ये पूरा का पूरा जो है ना एक लघु बीजाणुधानी होती है। इसके अंदर ये वाली जो त्वचा है इसे क्या कहेंगे भाई? इसे कहा जाता है एपिडर्मिस, या इसे क्या कहा जाता है? बाह्य परत कहा जाता है। ठीक है जी। दूसरा, यदि इसके अंदर वाली परत को देखेंगे तो इसे कहा जाता है अंतस्थीसियम। इसे कहा जाता है अंतस्थीसियम, या इसे बोलते हैं आंतरिक परत। इसके अंदर यदि देखेंगे ये वाले जो 3 से 4 है इसे कहा जाता है मध्य परत, या इसे कहा जाता है मिडल लेयर। और ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है टेपिटर्म। और ये अंदर जो है ना इसे कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो यदि बात करें इस परागकोश की आंतरिक संरचना की, तो परागकोश को जब अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं जिसके अंदर कुछ पराग भित्तियां होती हैं और कुछ लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए अगला देखो भाई। अब देखो, यदि इस परागकोश को अपन देखेंगे तो अपने को क्या क्या दिखेगा भी? ये देखो, यदि परागकोश को देखते हैं तो अपने को एक तो एपिडर्मिस दिखती है, एंडोडर्मिस, टेपिटर्म, मिडल लेयर और लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है जी। सबको एक एक करके देखते हैं भी, कौन है जिसका क्या कार्य होता है पूरा देखेंगे भाई। देखो, सबसे पहले यदि अपन बात करें ना तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे?
सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में, या इसे कहा जाता है बाह्य त्वचा या बाह्य परत। अब देखिए एपिडर्मिस की यदि बात करें तो इसका क्या कार्य होता है रे? देखो पहली बात है कि यह सबसे बाहरी परत होती है। भाई पहली बात क्या हो गई? यह सबसे बाहरी परत है। ठीक है जी। दूसरा यदि अपन बात करें तो इसका क्या कार्य होगा भाई? सबसे बाहरी परत है मतलब क्या करेगी रे? सुरक्षा करेगी। तो अपन कह सकते हैं यह पराग कोष जो है ना, अरे पराग कोष जो है ना, इस पराग कोष की सुरक्षा करने का कार्य करती है। इस पराग कोष की सुरक्षा करने का कार्य कौन करेगी भी? एपिडर्मिस के द्वारा किया जाता है। तो एपिडर्मिस जो है इसके मुख्यतः दो कार्य होते हैं। एक तो पराग कोष की बाहरी परत होती है और दूसरा पराग कोष की क्या करती है भी? सुरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है जी। दूसरा देखो, दूसरी परत अपन ने कौन सी बताई भी? दूसरा यदि बात करें तो दूसरा है आपके एंडोडर्मिस या अंतस्थेसियम। दूसरी जो है वो है आपके अंतस्थेसियम। इस अंतस्थेसियम की बात करें तो इसका क्या कार्य होता है भी? इसका क्या कार्य है? तो इसका पहली बात करें तो एपिडर्मिस के नीचे होती है ना। तो अपन कह सकते हैं यह एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। ठीक है जी। और दूसरा यदि अपन बात करें अंतस्थेसियम की, पहली बात तो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है और दूसरी बात करें तो यह पराग कोष को फटने में सहायता करती है। जब पराग कोष फटेगा तो परागकण बाहर निकलेंगे। जब परागकण बाहर निकलेंगे तो परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी और निषेचन वगैरह वो सभी होंगे ना। तो अपन कह सकते हैं यह पराग कोष को फटने में या जिसे बोलते हैं स्फुटन में सहायता करती है। स्फुटन या फटने में सहायता करती है। स्फुटन या फटने में सहायता करती है। ये हो गई दो परत। तीसरी परत कौन सी है भाई? तीसरी परत है आपके मिडिल लेयर। या इसे बोलते हैं मध्य परत। इस मध्य परत का क्या कार्य होता है? यदि इस मध्य परत या मिड लेयर की बात करें तो अपन कह सकते हैं पूरे परागकोश के अंदर इसकी 2 से 3 परतें पाई जाती हैं। इसकी 2 से 3 परतें पाई जाती हैं। ठीक है जी। और दूसरा यदि इसके कार्य की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि मिडिल लेयर जो है पूरे परागकोश को पोषण प्रदान करती है। पराग कण को पोषण प्रदान कौन करती है भी? उसको तो, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात करें तो उसे तो टेपिटर्म पोषण प्रदान करता है। यदि पूरे परागकोश की बात करें ना तो उसको मिडिल लेयर जो है परागकोश को क्या करती है भी? पोषण प्रदान करती है। और जब ये पोषण प्रदान करेगी ना, तो पोषण प्रदान करेगी तो उसके बाद ये क्या हो जाती है भाई? नष्ट हो जाती है। ये पोषण प्रदान करेगी और खुद क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए जी, चौथे की बात करें। चौथा कौन सा है भाई? चौथा है आपके टेपिटर्म। अब टेपिटर्म की बात करें तो अपन कह सकते हैं यह सबसे अंतिम परत होती है अंदर से, है ना। तो यह अपन कह सकते हैं कि यदि टेपिटर्म की अपन बात करें ना, टेपिटर्म क्या कार्य करता है भी? लघु बीजाणु मात्र धानी जो है या लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है ना,
इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। कौन करेगी भी? टेपिटर्म। ठीक है जी। अगला यदि बात करें इस टेपिटर्म की, तो इस टेपिटर्म के अंदर जो है यूबिस कण पाए जाते हैं, यूबिस कण। और ये यूबिस कण क्या करते हैं? एक रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, इस स्पोरोपोलेनिन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और यही स्पोरोपोलेनिन बाहरी त्वचा के अंदर जाता है और पूरे पराकोश की सुरक्षा करता है। भाई सीधी सी बात है, यदि टेपिटर्म की बात करें तो सबसे आंतरिक परत होती है, और ये टेपिटर्म जो है मुख्यतः लघु बीजाणु मात्र कोशिका की सुरक्षा और पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा यदि बात करें तो टेपिटर्म यूबिस कणों का स्तरण करता है, और ये यूबिस कणों का स्तरण करते हैं। इस यूबिस कण के अंदर इसके अंदर यूबिस कण पाए जाते हैं जो स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ बाहरी त्वचा के अंदर चला जाता है, एपिडर्मिस में जाता है, जो पूरे पराकोश की सुरक्षा करने का कार्य करता है। भाई सीधी सी बात है, स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें भौतिक कारक ताप, दाब, नमी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण हम कहते हैं यदि स्पोरोपोलेनिन जमीन के अंदर भी कई वर्षों तक दबे रहे तो उससे जीवाश्म का निर्माण नहीं होता है। ठीक है जी। तो मुख्यतः आज अपने लघु बीजाणुधानी, पुंकेसर और अपन कह सकते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक पढ़े हैं। इससे आगे जो भी टॉपिक है वो पढ़ेंगे जब भी हमारी अगली क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।